अब हम आते हैं नेपाल की ओर। नेपाल क्या है, वहाँ राजनीतिक स्थिति किस ढंग की है, किस ढंग का वहाँ शासन है। नेपाल में राजशाही थी। राजशाही यानी एक राजा का शासन था और ये करीब 1768 से लेकर 1960 तक चला, यानी 200 साल से ऊपर वहाँ पे राजशाही रही। यानी राजशाही की नींव थोड़ी मजबूत थी। लेकिन 1960 में बढ़ते हुए लोकतंत्र के प्रभाव से, लोकतंत्र के बढ़ते दबाव में, विश्व में भी लोकतंत्र की हवा चल रही थी, वहाँ थोड़ा सीमित लोकतंत्र लाया गया। कैसा लोकतंत्र? सीमित लोकतंत्र। और उस सीमित लोकतंत्र की धारणा के अंतर्गत वहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत की व्यवस्था बनाए। राष्ट्रीय पंचायत एक तरीके से हम कह सकते हैं संसद, जिसे वहाँ की भाषा में पंचायत कहा जाता है। तो इस प्रकार एक तरीके से वहाँ संसद की स्थापना कब हुई? 1960 में। पहली बात। दूसरा, इस व्यवस्था में शक्तियों का जो केंद्र था वो तो राजा ही रहा, सम्राट ही रहा। तो संसद जो है वो सम्राट के नीचे थी, सर्वोपरि सम्राट था। और उसी की देखरेख में ये पंचायत व्यवस्था के माध्यम से एक तरीके से राजनीतिक स्थिरता देने की कोशिश की गई। यानी सम्राट ये सतत रूप से कोशिश करता था कि जनता के प्रतिनिधि जो चुने जाएं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाएं, लेकिन उनके पास सीमित अधिकार रहेंगे। सम्राट सुनिश्चित करेगा कि सरकार स्थायी रहे। तो इस तरीके से राजशाही ने स्थिरता, लोकतांत्रिक स्थिरता देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि राजशाही जो थी उसे प्रधानमंत्री को हटाने का, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का भी अधिकार था। यद्यपि राजनीतिक दलों का अस्तित्व इस युग में तो था, दल तो थे, लेकिन लोकतंत्र के अभाव में और सम्राट की असीमित शक्तियों के सामने ये दल एक तरीके से केवल नेम सेक थे, केवल नाम के लिए थे, केवल उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए थे। इसीलिए मैंने जो कहा, सीमित लोकतांत्रिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्था थी, संसदीय व्यवस्था थी, प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, लेकिन ये सब नरेश के नीचे। वहाँ के राजा को नरेश कहा जाता था, सम्राट को नरेश की उपाधि दी गई थी। तो नरेश के अंतर्गत ये सब कुछ होता था। और ये जो पूरी व्यवस्था थी केवल ये दिखाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी रहे, लेकिन कितनी रहे ये तय करते थे नरेश। ये हुआ पहला काल, 1770 से लेके करीब 1960, और उसके बाद के कुछ परिवर्तन। दूसरे शब्दों में, बहुत समय तक संवैधानिक राजतंत्र इसके बाद आया। अब संवैधानिक राजतंत्र क्या है? संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ ये है, ऐसा राजतंत्र जिसे संवैधानिक अप्रूवल मिला हो। बहुत लंबे समय तक ये राजतंत्र रहा और इसके दौरान राजनीतिक दल भी आए, जनता की आवाज़ भी उठी। जनता ने बार बार मांग की कि ये जो दल हैं, ये जो संसदीय व्यवस्था है जिसे पंचायत व्यवस्था कही जा रही है, इसे उत्तरदायी माना जाए। किस चीज़ के लिए? शासन के लिए। लेकिन राजा ने सैनिक प्रभाव पर, जिस पर उसका पूरा नियंत्रण था, लोकतंत्र को उस हद तक पनपने नहीं दिया। राजा ने पूरे शासन पे अपना प्रभाव बनाए रखा, अपनी शक्ति बनाए रखी, और इस तरह लोकतंत्र जो है वह बहुत सीमित रहा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सम्राट या नरेश लोकतंत्र के मार्ग में बाधक रहे। नेपाल की बात जहाँ तक करें, ये हुआ पहला चरण। दूसरे चरण में कब तक ये बाधा बनी रहेगी? जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र बढ़ते जा रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध तो लोकतंत्र के मुद्दे, लोकतंत्र बनाम तानाशाही के मुद्दे पर हुआ था,
और लोकतंत्र की विजय हुई थी, तो निश्चित रूप से इसका असर विभिन्न राष्ट्रों में भी पड़ेगा। और यही बात नेपाल में भी हुई, वहाँ जन आंदोलन चले। एक जन आंदोलन प्रथम वहाँ हुआ, 1990 में उसकी परिणति हुई। इस जन आंदोलन के दबाव में जो लोकतंत्र के समर्थन में हो रहा था, इसे हम कहते हैं जन आंदोलन प्रथम, इसके दबाव में संवैधानिक राजशाही से राजनीतिक व्यवस्था को हटाकर अब संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। शब्द को ध्यान दें, 1990 में बढ़ते जन आंदोलन के दबाव में, जिसे हम जन आंदोलन प्रथम कहते हैं, लोकतांत्रिक या संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजशाही को हटा दिया गया और इस प्रकार नेपाल में पहली बार एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। लोकतांत्रिक सरकार के गठन, ये संवैधानिक, इसमें क्या अंतर होता है कि जो राजा है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है संसद की तुलना में। लेकिन हाँ, यदि सवाल आए कि लोकतांत्रिक सरकार, प्रथम सरकार कब गठित हुई, तो उसका उत्तर होगा नेपाल में सरकार 1990 के चुनाव में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। यद्यपि इनका काल बड़ा छोटा छोटा रहा और उसके बहुत सारे कारण थे। इतने सालों की राजशाही से निकलकर एकदम लोकतांत्रिक व्यवस्था में की गहरी पैठ बनाना संभव नहीं होता, तो सरकारें कम चली। तीसरा चरण माओवादियों का, पहला चरण राजशाही का, दूसरा चरण लोकतांत्रिक सरकार, प्रथम जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप, और तीसरा माओवादियों का आना। ये माओवादी क्या थे? चीन की व्यवस्था से प्रभावित, चीन की विचारधारा से प्रभावित नेपाल के कुछ लोगों का एक दल, जो नेपाल के कुछ क्षेत्र में उसकी पकड़ अच्छी थी, राजनीतिक पकड़ अच्छी थी, और शायद कुछ क्षेत्रों में उसकी अपनी सत्ता भी थी। ये लोग क्या कहलाते थे? माओवादी। माओ जेडोंग जो चीन के प्रमुख थे, उनसे प्रेरणा लेकर ये माओवादियों ने एक तरीके से नेपाल के कुछ क्षेत्रों में अपनी सरकार बना ली थी, नियंत्रण कर लिया था। माओवादी राजा और सत्ताधारियों के विरोध में इन्होंने एक तरीके से आंदोलन किया, सशस्त्र विद्रोह किया और राजा और सेनाओं के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो तीसरे चरण में हम देखते हैं कि माओवादियों का बढ़ता दबदबा, और चूँकि माओवादी हिंसात्मक तरीकों में विश्वास करते थे, वे चाहते क्या थे? राजा को और सत्ता को हटाकर स्वयं गद्दी चाहते थे। तो इस काल ने बहुत अस्थिरता देखी और गुरिल्ला लड़ाइयाँ देखी, जिसमें छिप छिप कर हमले किए जाते थे। तो एक तरीके से बड़ा खतरनाक ये काल आया नेपाल के लिए, जब गुरिल्ला लड़ाई, हिंसा, माओवादी प्रभाव और चीन का बढ़ता प्रभाव इस काल में हम देखते हैं। चौथा जो आया वह संवैधानिक लोकतंत्र की समाप्ति हो गई। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच में जो झगड़ा चला, राजा के बीच, राजा, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच में जो झगड़ा चला, इस झगड़े से त्रस्त होकर राजा ने 2002 में जो पंचायत व्यवस्था के तहत संसद की स्थापना हुई थी, उसे भंग कर दिया। बमुश्किल 1990 में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी और 2006 आते आते, 2002 आते आते लोकतांत्रिक व्यवस्था धराशायी होते नजर आई और 2002 में राजा ने भंग कर दी। माओवादियों और लोकतांत्रिक लोगों के साथ संघर्ष से परेशान होकर और सरकार को समाप्त कर दिया और राजा ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। लेकिन द क्लॉक कैनॉट बी टर्न बैक, समय पीछे नहीं जा सकता, समय आगे ही बढ़ेगा। लोकतंत्रीय व्यवस्था से के जो लोग प्रचारक थे, लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो लोग विश्वास करते थे, उन्होंने दबाव बनाए रखा
और 2002 से 2006 के बीच अनेक आंदोलन किए, अनेक देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, अनेक बार विरोध हुआ, सड़कों पर आए, संघर्ष हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की जब 2002 में भंग जो संसद है उसे बहाल किया 2006 में तत्कालीन नरेश ने, जिसका नाम राजा ज्ञानेंद्र था। राजा ज्ञानेंद्र ने, जिन्होंने 2002 में भंग किया था संसद। भंग करने का कारण क्या था? माओवादियों और लोकतांत्रिक लोगों के सतत संघर्ष के कारण परेशान होकर उन्होंने उसको भंग कर दिया था और अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली थी। लेकिन इसका विरोध हुआ और 4 वर्षों के सतत लोकतांत्रिक दबाव के कारण पुनः संसद को वापस बुलाया गया। उसे जो भंग किया गया था उसे वापस पुनर्स्थापित किया गया। इस घटना की एक महत्ता ये नहीं है कि संसद पुनर्स्थापित हुआ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जनता की आवाज़ के सामने, जनता की आवाज़ यानी 7 दलों के गुट ने मिलकर 7 दलों के सतत दबाव के सामूहिक प्रयास के परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र विवश हुए थे संसद की बहाली के लिए। और इस प्रकार ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसने जनता की ताकत से लोगों को वाकिफ कराया। जनता को विश्वास हुआ कि उसकी ताकत के सामने सेना, माओवादी और तो और राजा की सत्ता भी कुछ नहीं ठहरती। इस प्रकार सेना और राजा नरेश दोनों ही कमज़ोर हो चुके थे। जब यह आंदोलन हुआ तो सम्राट को उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। नेपाल में एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और नरेश को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 2006 में राजा ज्ञानेंद्र पर दबाव इतना पड़ता है 7 दलों के सामूहिक आंदोलन का कि संसद को उन्हें वापस बहाल करना पड़ता है और स्वयं को सत्ताच्युत कर दिया जाता है, उन्हें सत्ता से हटा दिया जाता है और एक अंतरिम सरकार की घोषणा होती है। अंतरिम सरकार यानी एक कुछ समय के लिए बनाई गई सरकार जो स्थायी सरकार बनाने की भूमिका तैयार करती है। और साथ ही अंतरिम सरकार के साथ ही अगली बात जो हुई वह था कि नरेश को सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया और 2006 राजशाही का अंत का वर्ष माना जाता है। जिस प्रकार 1990 प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का वर्ष माना जाता है, जिस प्रकार 1960 पहली बार पंचायत व्यवस्था, राष्ट्रीय पंचायत का वर्ष माना जाता है, उसी प्रकार 2006 राजशाही का अंत। अब राजशाही का अंत हुआ, अब हम अगले पायदान पर आते हैं और राजशाही के अंत के साथ अब अंतरिम सरकार जो वहाँ थी उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा? उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देना जो स्थायी हो, और स्थायी तभी होगी जब वह सभी को स्वीकार्य हो। इस उद्देश्य के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा, आपको याद होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो अंग्रेज़ों ने जब भारत की स्वतंत्रता का ऐलान किया तो साथ ही उसके तुरंत बाद भारत में भी एक संविधान सभा का गठन हुआ था जिसमें 595 सदस्य थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नामी लोग थे और उनके मातहत भारत के संविधान का ढांचा तैयार किया गया, भारत का संविधान तैयार किया गया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस संविधान को लिखित रूप दिया। ये कार्य संविधान सभा ने किया था। तो इसी उद्देश्य से नेपाल में भी संविधान सभा का निर्माण हुआ अंतरिम सरकार के द्वारा, क्योंकि राजशाही तो चली गई पर आगे क्या, किस ढंग की व्यवस्था, इस पर कोई पहले से कोई प्रारूप तैयार नहीं था। तो इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और परिणाम स्वरूप 2008 में ये संविधान सभा का चुनाव होता है। यानी इसमें भी 2 वर्ष लग जाते हैं। किस तरह का चुनाव हो, चुनावी व्यवस्था कैसी हो, इसको तय करके चुनाव करने में 2 वर्ष लग जाते हैं। और संविधान सभा के चुनाव में
माओवादियों का बोलबाला हो जाता है। माओवादी ज़्यादा आते हैं, यानी चीन के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करने वाला दल, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला दल, इसे सबसे ज़्यादा स्थान मिले, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसलिए माओवादियों को जो अंतरिम सरकार बनानी पड़ी, उसमें दूसरे दलों को लेना पड़ा। अब माओवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा एक तरीके से बड़ी रैडिकल विचारधारा है, एक एक्सट्रीम विचारधारा है। ये दूसरे दलों के लोगों को अपने सरकार में स्थान देती है, तो ऐसी सरकार स्थायी नहीं हो सकती, लगातार झगड़े रहेंगे। विचारधारा में इतना अंतर रहता है कि ये सरकार स्थायी नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, दुर्भाग्य से इस चुनाव के साथ ही सरकार का अस्थायी होने का खेल प्रारंभ हो गया। माओवादियों को बहुमत नहीं मिला, लेकिन दूसरे दलों की मदद से उसने अंतरिम सरकार बनाई और पुष्प कमल दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। लेकिन मतभेद के कारण ये दहल के नेतृत्व वाली सरकार ज़्यादा काम नहीं कर पाई और नेपाल जो है वो एक नई अस्थिरता के एक दौर से गुजरने लगा। ना घर के रहे, ना घाट के रहे। राजशाही थी, वो तो चली गई। कम से कम राजशाही तो बहुत समय से थी, वो तो चली गई, उसको बिल्कुल आमूलचूल रूप से समाप्त कर दिया गया। संसदीय व्यवस्था, उस पर भी बहुत से प्रश्न उठने लगे, क्योंकि विभिन्न दल कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं पा रहे थे और माओवादियों का बढ़ता प्रभाव हावी हो रहा था। दुर्भाग्य से 2008 के बाद नेपाल में अस्थिरता का दौर आता है, 2008 के बाद, और बड़े मशक्क़त के बाद वहाँ कुछ स्थितियाँ थोड़ी बेहतर होती हैं। आज की तारीख में नेपाल में 4 मुख्य दल हैं। एक नेपाली कांग्रेस, दूसरा लेनिनवादी मार्क्सिस्ट, तीसरा माओवादी और चौथा तराई क्षेत्र में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट। 4 तरह। तो एक तरीके से वहाँ बहुदलीय प्रणाली तो आ गई है, लेकिन इन दलों के बीच में बड़ी खींचतान है, क्योंकि विचारों से के मामले में सभी दल बिल्कुल उल्टे हैं। 36 का आंकड़ा है और परिणाम ये है कि अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में संविधान सभा संविधान का निर्माण ही नहीं कर पाई। ये जो 4 दलों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला, जिसने अंतरिम सरकार भी बनाई, और अपेक्षा थी जनता को कि अंतरिम सरकार दहल के नेतृत्व में एक नया संविधान देगी, ऐसा संविधान जो पूरे देश को स्वीकार्य होगा। पर दुर्भाग्य से अपने अंदरूनी झगड़ों ने इस कार्य में दखल ही डाला और अंततः क्या हुआ कि संविधान सभा अपना कार्यकाल पूरे होने के साथ भंग कर दी गई, बिना अपना कार्य किए। कौन सा कार्य? संविधान निर्माण का कार्य। संविधान निर्माण का कार्य किए बिना ही 2012 में इसे भंग कर दिया गया और तब से लेकर अभी तक समस्या चल ही रही है। वहाँ स्थायित्व नहीं आ पाया है और न जाने कितने प्रधानमंत्री आए और गए विभिन्न दलों के। कभी सहमति बनती है, उसके बाद खिंचाई होती है और असहमति सरकार गिर जाती है। तो नेपाल जो है वो वर्तमान में भी एक तरीके से राजनीतिक और संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की स्थिति आपने जानी, अस्थिरता बनी है। नेपाल में भी एक तरीके से अस्थिरता, बांग्लादेश में भी एक तरीके से अस्थिरता बनी है और नेपाल की स्थिति की बात भी हमने की और ये जाना है कि वहाँ पर भी स्थायित्व अभी तक नहीं आ पा रहा है अंदरूनी तनाव के कारण। 2008 में की अंतरिम सरकार 2012 में बिना कार्य किए ही भंग कर दी गई और एक तरीके से अंतरिम सरकार का जो औचित्य है, उसका जो संवैधानिक औचित्य है, वही बड़ा विवादास्पद हो गया, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए सरकार बनी थी उसने अपना कार्य ही पूरा नहीं किया।
अंततः विभिन्न दलों के मध्य में जब संकट आता है तो फिर एक समझौता होता है, और उस समझौता किसी निराकरण के लिए नहीं, उस संकट को टालने के लिए। तो अंततः वही बात फिर यहाँ हुई, विभिन्न दलों के मध्य एक तरीके से सहमति हुई अंततः, और फिर 2013 में यानी लगभग 8-9 माह बाद फिर एक नई सरकार बनी। मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किन्हें? एक न्यायाधीश को। यानी चूंकि राजनीतिक दल अपने व्यक्ति को मुखिया बनाना चाहते थे और संभव नहीं हो पा रहा था, एक वाया मीडिया एक रास्ता निकाला और एक न्यायाधीश को उन्होंने प्रधानमंत्री पद देने की पेशकश की। इस प्रयोग के अंतर्गत कोई सहमति नहीं आई, क्योंकि विधि संगत ये नहीं माना गया। विभिन्न राजनीतिक दलों में बनी सहमति के आधार पे नवंबर 13 को नई संविधान सभा के चुनाव हुए और उसमें नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला। किसे बहुमत मिला? नेपाली कांग्रेस को। नई संविधान सभा के लिए, नई संविधान सभा का वही उद्देश्य था जो पहली विधानसभा का, यानी संविधान निर्माण। यद्यपि पहली संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया था, राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल को एक बहुसंस्कृतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, लेकिन इससे पहले नेपाल में हिंदू धर्म को राजधर्म की मान्यता प्राप्त थी। दूसरे शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि नेपाल को जो पहले हिंदू धर्म जिसका राजधर्म था, हिंदू धर्म जिसका मुख्य धर्म था, उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। तो इस प्रकार 2013 आते आते एक विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्षता का लबादा उड़ता है और उसके साथ ही बहुसंस्कृति वाला देश बनता है, बहुसंस्कृति देश बनता है। सभी दलों ने इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन फिर भी कई मुद्दों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। सहमति किस बात के लिए? कि ठीक है धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ठीक है बहुसंस्कृति राष्ट्र माना जाएगा, लेकिन मतभेद फिर भी बने हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि ये जो सब व्यवस्थाएं ये लोग करते हैं, ये तात्कालिक व्यवस्था रहती है, फॉर द टाइम बीइंग, संकट को टालने के लिए, कुछ रास्ता निकालने के लिए, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। आज भी वो समस्याएं वहाँ पे मुंह बाए खड़ी हैं राजनीतिक व्यवस्था को लेकर। और यदि हम उनकी समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इन दलों में आज भी गंभीर मतभेद हैं। यद्यपि नेपाली कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन अन्य दलों के साथ उसके मतभेद हैं, जिसमें कुछ बिंदु को थोड़ा सा यहाँ देख लें। जैसे पहला मतभेद तो ये है कि जो माओवादी जो थे, जो हिंसा में विश्वास करते थे, जो लड़ाके थे, जिन्हें एक तरीके से सैनिक शिक्षा मिली हुई थी, वे क्या नेपाली सेना में लिए जाएं या न लिए जाएं। माओ समर्थक दल चाहता है कि इन्हें सेना में लिया जाए, लेकिन इनकी अपनी विचारधारा, स्वयं की विचारधारा जो है माओवादियों की, यह नेपाली कांग्रेस और लोकतांत्रिक व्यवस्था के गले नहीं उतरती। तो इस प्रकार एक बहुत अहम विवादास्पद मुद्दा है इन लड़ाकू माओवादियों का सेना में स्थान, कि उन्हें लिया जाए सेना में या नहीं। दूसरा मुद्दा कि नेपाल एक राष्ट्र हो या संघात्मक हो। संघात्मक और एक राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? जैसे भारत को यदि हम देखें तो भारत एक संघात्मक राष्ट्र है, यानी भारत में एक केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के तहत विभिन्न राज्यों की अपनी सरकारें हैं। दूसरा, ये राज्य जो हैं ये मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं और राष्ट्र को चलाने के लिए एक सरकार, केंद्रीय सरकार रहती है, प्रधानमंत्री जिसके मुखिया रहते हैं। इसे कहते हैं संघात्मक। संघ मतलब यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स,
राज्यों का संघ है। तो क्या ऐसी प्रणाली नेपाल में लाई जाए? क्योंकि वहाँ भी बहुत से गुट बने हुए हैं, बहुत सी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, आदि आदि। या एक ही प्रणाली, एक सरकार की प्रणाली वहाँ पे लाई जाए, जहाँ पे केवल एक केंद्र ही सरकार हो। तो दूसरा मुद्दा इस बात को लेकर है, दूसरा विवाद संघीय सरकार को लेकर है। तीसरा जो विवाद है वो है चुनाव के ढंग से हो, चुनाव की प्रणाली को लेकर। चुनाव भी कई तरीके से होते हैं, तो उस चुनाव के तरीकों पर न जा करके आपको केवल इतना समझना होगा कि चुनाव में किन्हें पात्रता है, मतदान करने की पात्रता, चुनाव में खड़े होने की पात्रता, और क्या किसी तरह का आरक्षण हो, और भी कई मुद्दे होते हैं। तो इस चुनाव प्रणाली को लेकर इन दलों के बीच में गहरा मतभेद है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपाल जो है, नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था इन प्रश्नों के मद्देनज़र काफ़ी अस्थिर है। प्रमुख राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं बन पा रही है, और माओवादी जो हैं वो बड़े उग्र होते हैं, हिंसात्मक होते हैं। वे सतत रूप से संविधान सभा का विरोध करते रहें। उनका एक तरीके से ऐसा लगता है कि शायद संवैधानिक प्रक्रिया में उनका विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वे हिंसात्मक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण रहा है। माओवादियों की उपस्थिति और उनका प्रभाव संविधान निर्माण की प्रक्रिया में नेपाल में बहुत बाधक रहा है। नेपाल में राजशाही तो चली गई, लेकिन इस सहमति के अभाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज़्यादा जटिल हो गई है। नहीं तो उम्मीद थी कि राजशाही के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था तुरंत आ जाएगी, पर दुर्भाग्य से बीच में माओवादियों के आने के कारण, उनके बढ़ते प्रभाव के कारण और उनके उग्र रूप के कारण आज नेपाल थोड़ा अस्थिर हो चला है। वहाँ पे जैसा मैंने पूर्व में कहा, तो लगातार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, नए आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक व्यवस्था, एक लंबी व्यवस्था नहीं बन पाई है। अभी तक के अध्ययन से कम राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन से जो हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बारे में जानी, कोई बहुत अच्छा पिक्चर दक्षिण एशिया का नहीं आता। और इसके साथ ही हमने दक्षिण एशिया के एक देशों की निर्धनता, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके बीच में का अविश्वास, वैमनस्यता, ये सब को देख के दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है वह एक निराशाजनक पिक्चर देता है, और भारत इसका एक हिस्सा है। लेकिन इस दक्षिण एशिया क्षेत्र में फिर भी भारत और श्रीलंका दो देश ऐसे हैं जहां की स्थितियां कुछ बदली हुई हैं, जो इस तरह की अस्थिरता से बचे हुए हैं। लेकिन गरीबी, निर्धनता, शिक्षा, इस क्षेत्र में अभी भी इन देशों को भी, चाहे वो भारत हो चाहे श्रीलंका हो, इन्हें अभी मीलों चलना है।